हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गोइंग अहेड, अब हम लोग ने लास्ट वीडियो में हमने एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया था। सो दिस इज़ आवर इंस्टेंस विच वी हैव क्रिएटेड इन लास्ट वीडियो। एंड नाउ हम लोग को इस इंस्टेंस में और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं फटाफट। तो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम हमने ये सारे टैब्स में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने देख ली थी, टैब से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है। हमने पी एम फाइल भी हमने जनरेट किया था, कीपेयर फाइल। एंड देन हमने यहाँ पर ये वॉल्यूम वगैरह भी हमने देखा था कि हर एक चीज़ों की, हर एक जो भी इंस्टेंस है या वॉल्यूम है या फिर मे बी अलग अलग जो भी चीज़ें हैं उनकी एक यूनिक आईडी रहती है। एएमआई का भी एक यूनिक आईडी रहता है। तो इस तरीके से हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। अब हमारा जो आगे का पार्ट है, सॉरी, तो हमारा जो ये इंस्टेंस है, ये उसका अवेलेबिलिटी जोन क्या है, एपी साउथ 1A। ठीक है। अब इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 65.0.103.107। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मुझे आपको स्टेट्स बताने हैं। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस इंस्टेंस को, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर अगर मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को मैं अगर कोई नाम देना चाहूँ तो आई कैन गिव द एनी पर्टिकुलर नेम टू दिस इंस्टेंस। सो फिलहाल के लिए आई बी गिविंग इट एज टेम्प इंस्टेंस एंड आई विल सेव इट। सो ये काइंड ऑफ निकनेम है, आप दे सकते हो देना चाहो तो। ये निकनेम आपको फिर विजिबल रहता है हर जगह। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो ये निकनेम विजिबल है, तो इन केस इफ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर इंस्टेंस वाया इट्स आईडी, सो यू कैन आइडेंटिफाई इट वाया इट्स नेम। तो ये जहाँ पे भी इंस्टेंस आईडी लिखा रहेगा उसके साइड में यू विल ऑल्सो गेट टेम्प, बेसिकली द नेम ऑफ योर इंस्टेंस। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस इंस्टेंस को मैं किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि मैंने जब इसको कनेक्ट किया था तो अब मेरा जो आर से वो स्टार्ट हो गया। आप लोग के केस में 750 आवर स्टार्ट हो गया, मेरे केस में क्योंकि मेरा फ्री टेयर एक्सपायर हो गया तो आई वोंट बी गेटिंग दोज 750 आवर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा जितने भी टाइम ये इंस्टेंस ओपन रहेगा उतने टाइम मुझे चार्ज पे करना है। ठीक है, अर्ली। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को यहाँ से स्टॉप करके आपको दिखाता हूँ। स्टॉप से पहले मैं रिबूट करके दिखाता हूँ। तो रिबूट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो टू कंफर्म दैट यू वांट टू रिबूट द इंस्टेंस, चूज द रिबूट बटन बिलो। रिबूट पे मैंने क्लिक किया। अब रिबूट यहाँ पर देख लो, आपको यहाँ पर आ रहा है सक्सेसफुली रिबूटेड। ठीक है। अब रिबूट कर दिया मैंने। रिबूट करना मतलब आप ऐसे समझो कि जो आपके पीसी में रहता है रीस्टार्ट करना है, उसका मतलब भी वही है। रिबूट का मतलब रीस्टार्ट करना, मतलब सारी चीज़ें जो है वापस रीस्टार्ट होगी। ठीक है। तो ये रीस्टार्ट होगा। ठीक है। रीस्टार्ट अगर आप यहाँ पर रिफ़्रेश करते हो तो रिफ़्रेश करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा चेंज नहीं दिखाई देगा, कि यहाँ पर सब चीज़ें वैसे ही रहेगी। बट इनसाइड वो जो है वो अपना रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो एट दिस पर्टिकुलर टाइम जब आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को रिबूट करते हो तो उस समय आपका जो भी वेबसाइट या जो भी प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे चल रहा है वो थोड़े समय के लिए, मे बी 2 मिनट्स और मे बी 1 मिनट के लिए वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज आपने उसको रिबूट कर दिया है। ठीक है। अब तो हमने क्या किया कि हमने अभी जस्ट एक इंस्टेंस को रिबूट करके देखा है। अब हम इसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो एक बार ट्राई करते हैं, स्टॉप करने का स्टेट। ठीक है। अब और एक चीज़, जब आप इंस्टेंस को रिबूट करते हो, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर जो हमारा इंस्टेंस का आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस, उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है। एंड हमारा जो ये इस पर्टिकुलर इंस्टेंस का जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। ऑल्दो इसका कुछ सिग्निफिकेंट यूज़ नहीं है फ़िलहाल के लिए, बट स्टिल आई विल कीप इट ओवर हियर। तो ये मेरा प्राइवेट आईपी है, दिस इज़ माई, सॉरी, दिस इज माई प्राइवेट आईपी एंड दिस इज माई पब्लिक आईपी। अब नेक्स्ट व्हाट आई हैव टू डू इज, नेक्स्ट मुझे यहाँ पे ये करना है कि मैं अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को, ये रिबूट हो गया। ठीक है। तो रिबूट हो गया। रिबूट का एडवांटेज ये रहता है कि जैसे मैंने बोला रीस्टार्ट जैसे करना, तो मतलब जो भी चीज़ें, मे बी कुछ चीज़ें बंद हो जाएगी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 1/2 रहता है, तो कभी कभी तो ये रेड कलर हो जाता है, मतलब सिर्फ एक ही चेक पास कर पा रहा है, दूसरा चेक पास नहीं कर पा रहा है। तो इन दैट केस जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी है वो रिबूट करना है। रिबूट करने से आपको वर्कआउट होने लग जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ एंड मेरे इंस्टेंस को स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है। स्टॉप करने के लिए मुझे यहाँ पे अगेन स्टॉप बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है सक्सेसफुली स्टॉप डम, ये हमारा इंस्टेंस का आईडी है। अब यहाँ पे मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो रिफ़्रेश करने पे यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, मैं ये इंस्टेंस स्टेट रनिंग ये टैग हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरा स्टॉप्ड इंस्टेंस है वो देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है स्टॉपिंग करके। ठीक है। तो अभी फिलहाल जो क्या हो रहा है कि मेरा जो इंस्टेंस है उसको स्टॉप कर रहा है। एपी साउथ 1A में मेरा इंस्टेंस है, ध्यान रखना। ठीक है। अब मुझे ये बताना था कि जब कभी आप इंस्टेंस को रिबूट करते हो तो इंस्टेंस को रिबूट करने पर आपका जो ये आईपी है, पब्लिक आईपी या फिर प्राइवेट आईपी, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। लेकिन जब कभी आप इंस्टेंस को स्टॉप करते हो और उसके बाद वापस से स्टार्ट करते हो तो आपका पब्लिक आईपी चेंज हो जाता है। ठीक है।
अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपका आईपी एड्रेस बेसिकली चेंज हो जाता है। तो अब स्टॉप करने के बाद, स्टार्ट करने के बाद आईपी एड्रेस चेंज क्यों हो जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। जब आप स्टॉप करते हो तो इसका मतलब है कि आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आप इंस्टेंस को स्टॉप स्टेट में रखते हो तो आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा होगा उस समय में। लेकिन ए डब्ल्यू एस क्या करता है कि वो जो आईपी एड्रेस आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए असाइन करके रखा था, वो अब क्या किया है कि आपने तो स्टॉप कर दिया, इसका मतलब कि आपको तो ज़रूरत है नहीं। तो वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को मतलब किसी और यूज़ में ले लेगा जो आपको दिया गया था। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि वो सेम आईपी एड्रेस ही मिल जाएगा आपको स्टार्ट करने पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि उस आईपी एड्रेस को वो किसी और यूज़ में ले लेगा, किसी और को किसी और इंस्टेंस के लिए वो प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि उनके पास आईपी एड्रेसेस उनको अलग अलग इंस्टेंस को प्रोवाइड करने रहता है। तो वो किसी और इंस्टेंस के साथ उसको कनेक्ट कर देगा। और जब आप अपना इंस्टेंस बाद में थोड़ी देर समय बाद जब आप स्टार्ट करोगे तो यू विल गेट अ न्यू आईपी एड्रेस। ठीक है, अब मैं जैसे करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को वापस से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली स्टार्टेड इंस्टेंस है, ये मेरा इंस्टेंस स्टार्ट हो गया वापस से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो पेंडिंग लिखा हुआ है। पेंडिंग इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज अभी जो है मेरा इंस्टेंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये 2x2 चेक्स भी अभी पास नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ लेट मी जस्ट रिफ्रेश इट वंस अगेन, अभी भी पेंडिंग ही दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो गया, 65.0.205.151, पहले क्या था, ये था। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरा आईपी एड्रेस है वो चेंज हो गया है। और जो मेरा अवेलेबिलिटी जोन है अभी भी वही है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी जोन मोस्टली चेंज नहीं होता है, कभी कभी केसेस में चेंज हो सकता है, बट मोस्टली चेंज नहीं होता है अवेलेबिलिटी जोन। जैसे अवेलेबिलिटी जोन में आपका था वही अवेलेबिलिटी जोन में आपका रहेगा। आपका जो प्राइवेट आईपी है 172.31.46.223 वो अभी भी वैसा ही है। ठीक है, तो इन शॉर्ट प्राइवेट आईपी चेंज नहीं होता है, बट योर पब्लिक आईपी एड्रेस विल गोना चेंज। एंड अगर पब्लिक आईपी चेंज हुआ है तो आपका पब्लिक डीएनएस जो है वो भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है वही पब्लिक आईपी ही रहता है यहाँ पे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मुझे बतानी थी आप लोगों को, बिकॉज इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कैसा रहता है कि जब आप इंस्टेंस को राउट 53 जो हम लोग के आगे हम लोग पढ़ेंगे, राउट 53 और एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को जब आप कनेक्ट करते हो, और तो कनेक्ट करते वक्त आपको अपना पब्लिक आईपी जो है वहाँ पे स्टोर करना, स्पेसिफाई करना रहता है। लेकिन इनकेस अगर आपने अपना इंस्टेंस को स्टॉप करके स्टार्ट कर दिया तो आपका पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको चेंज करना ज़रूरी है राउट 53 में, अदरवाइज़ आपका डोमेन और सर्वर का कनेक्शन तो उड़ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट पब्लिक आईपी एंड प्राइवेट आईपी, ये मुझे एक बताना था। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्या करेंगे कि अब हमें इसमें नेक्स्ट जो है मुझे एक चीज़ जो थी जो इंस्टेंस के ये EC2 इंस्टेंस के प्राइसिंग से रिलेटेड वो मैं बताना भूल गया था। तो लेट मी जस्ट शो यू समथिंग, इसके बारे में मैंने थोड़ा बताया था, बट स्टिल आई विल शो यू समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया रहेगा कि जो आपका जो EC2 इंस्टेंस है उसका जो प्राइसिंग है, एक तो वो आर्ली प्राइसिंग कैलकुलेट होता है, प्लस जो ये प्राइसिंग है वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको किसी EC2 इंस्टेंस का प्राइसिंग जानना होगा या प्राइस कैलकुलेट करना होगा कि भाई इसका मंथली प्राइस मेरा कितना लगेगा अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन में या फिर ये वाला टाइप का इंस्टेंस ले रहा हूँ, तो उस केस में मेरा प्राइस कितना होगा अगर वो जानना होगा, तो उसके लिए ये कैलकुलेटर है। मैं ये कैलकुलेटर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, ये स्टेप्स जिस तरीके से मैंने फॉलो किया वो स्टेप्स फॉलो करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हो, या फिर AWS प्राइस कैलकुलेटर करके अगर AWS गूगल पे सर्च करोगे देन टू यू विल बी रीचिंग ओवर हियर। अब यहाँ पर देखो रीचिंग ये रीजन, रीजन में यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना है, तो आई सेलेक्ट मुंबई रीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो लेट मी जस्ट सेलेक्ट मुंबई रीजन, मुंबई रीजन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लिया है। रीजन अब सेलेक्ट करने के बाद मैं क्विक एस्टिमेट पे जा रहा हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन चूज़ एडवांस एस्टिमेट ऑल्सो, बट वहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें डिटेल्स देनी पड़ेंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा लेने वाले हो, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वही हमारा EMI। तो मैं जो है अमेजोन लिनक्स 2 ही रखने वाला हूँ, तो आई सेलेक्ट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ओनली। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है कि इंस्टेंस टाइप, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि आप इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप खुद से इंस्टेंस टाइप कर लो, जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग टाइप के इंस्टेंसेस रहते हैं, तो वो इंस्टेंस आप यहाँ पर टाइप करते जाओ, आपको
मिल जाएगा। जैसे देखो टी टू डॉट माइक्रो मैंने टाइप किया, ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे से, तो टी टू डॉट माइक्रो इंस्टेंस का जो भी डिटेल्स है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 0.0124 ऑन डिमांड आर्ली कॉस्ट, फिर उसके बाद 1 ईयर स्टैंडर्ड रिजर्व आर्ली कॉस्ट। स्टैंडर्ड रिजर्व आर्ली कॉस्ट क्या होता है कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को 1 साल के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं, एक या फिर उससे ज़्यादा समय के लिए, 1 साल या उससे ज़्यादा समय के लिए आप रिजर्व कर सकते हो। अगर आप 1 ईयर के लिए रिजर्व कर रहे हो तो फिर आपका जो चार्जेस है वो 0.0077 लगेगा, $77 है ये। चार्जेस बेसिकली थोड़ा कम रहता है। एंड ऑन डिमांड आर्ली कॉस्ट मतलब ये आपका जो जनरल नॉर्मल कॉस्ट है वो आपका ये है। ठीक है, ये कुछ डिटेल्स जो स्पेसिफिक ये वहाँ पर भी जब लॉन्च करते हो तभी भी आता है। एक वर्चुअल CPU है, 1 GB रैम है, GPU नहीं है, नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है, ये सब चीज़ें वहाँ पर भी आती है। ठीक है, यहाँ पे आप क्वांटिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटी आपको कितना EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है, 1 करना है, 2 करना है, ऑल। फिलहाल I'll be keeping it as 1 ओनली। फिर यहाँ पर तो ये तरीका है, टू डॉट माइक्रो, T3 डॉट माइक्रो, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहो। फिलहाल के लिए I'll be selecting टू डॉट माइक्रो ओनली। और दूसरा तरीका जो है आपका यह है कि एंटर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर ईच इंस्टेंस। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को 2 वर्चुअल CPU का इंस्टेंस चाहिए, 4 GB मेमोरी का इंस्टेंस चाहिए, तो अगर आप ऐसा चाहते हो तो वैसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। वो ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर वो जो आपका क्राइटेरिया है उससे मैचिंग में अगर कोई इंस्टेंस रहेगा तो आपको दिखा देगा। ठीक है, तो आई बी सेलेक्टिंग दिस ओनली कि सर्च इंस्टेंस बाय नेम, तो मैंने यहाँ पे T2 डॉट माइक्रो डाल दिया है, क्वांटिटी मुझे एक ही इंस्टेंस चाहिए। फिर उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजी मतलब ये सारे हमारे प्राइसिंग मॉडल्स हैं। ठीक है, EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान, ये सेविंग प्लान करके भी एक है, यहाँ पर भी थोड़ा आपको पैसा कम लगता है। कंप्यूट सेविंग प्लान सर, स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंसेस, कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। ठीक है, तो मैं हमेशा ऑन डिमांड इंस्टेंस सेलेक्ट कर सकता हूँ। आपको अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो यू हैव टू स्टडी लिटिल बिट, डॉक्यूमेंटेशन आपको स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा, बट देन एल बी के सेलेक्टिंग एज ऑन डिमांड इंस्टेंसेज ओनली। अब मैं कुछ थोड़ा एक बता सकता हूँ कि जैसे अगर आप ये वाला लेते हो कि ये वाला लेते हैं 1 ईयर स्टैंडर्ड रिजर्व आर्ली कॉस्ट, तो इसमें प्राइसिंग कम है, लेकिन यहाँ पर ये आपका लेके रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि आप फिर यही वाला इंस्टेंस का ये जो है इसका ये इंस्टेंस फिर आपको 1 साल तक के लिए रखना पड़ेगा। इनकेस अगर आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है, ये वाला इंस्टेंस आपका ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो आप T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस बंद करके उससे में भी हैवी इंस्टेंसेज या उससे थोड़ा बड़ा इंस्टेंस, अपग्रेडेड इंस्टेंस लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो, बिकॉज आपने इसका ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया होगा या फिर आपने इसको रिजर्व करके रखा है कि ये इंस्टेंस जो रहेगा आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इसको 1 साल के लिए रखने वाले हो। यही प्रॉमिस पे AWS आपको ये जो इंस्टेंस है उसको प्राइसिंग कम करके आपको दे रहा है। सो ये एक रहता है, तो इसलिए मैं ऑन डिमांड इंस्टेंस ही सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज यू नेवर नो अगर आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है। अगर आपको अंदाज़ा है कि ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा देन इट्स ओके, बट अगर आपको नहीं पता है कि ट्रैफिक कब बढ़ने वाला है, कब कम होने वाला है, तो इट्स बेटर टू कीप तो गो विथ ऑन डिमांड इंस्टेंसेस, बिकॉज वहाँ पर आप जब चाहो तब आपका T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस को बंद कर सकते हो और मे बी उससे हैवी वाला इंस्टेंस ऑन कर सकते हो। अगर आप रिज़र्व कर रहे हो तो रिज़र्व करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिज़र्व में जैसे मैंने बोला सिर्फ आप रिज़र्व कर पाओगे, लेकिन इन केस अगर वहाँ पर भी अगर आपका ट्रैफिक बढ़ रहा है और आप चाहते हो कि भाई मेरा ट्रैफिक जो है सिर्फ एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ मैं क्या करूँगा कि फिर मैं एक T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस मैंने लिया है, बट उसके अलावा मैं और एक इंस्टेंस खरीद लूँगा T3 डॉट माइक्रो, या फिर मे बी उससे कोई हैवी वर्जन का या अपग्रेडेड वर्जन का इंस्टेंस ले लूँगा और मेरा जो ट्रैफिक है उसको मैं डाइवर्ट कर दूँगा। तो थोड़ा ट्रैफिक मेरा T2 डॉट माइक्रो पे रह जाएगा जो कि 1 ईयर के लिए रिजर्व है मेरा, थोड़ा ट्रैफिक मेरा T3 डॉट माइक्रो पे चले जाएगा जो कि ऑन डिमांड इंस्टेंस रहेगा। थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा रहेगा बट ऑन डिमांड रहेगा, और जब मेरा ट्रैफिक कम हो जाएगा तो आई टर्मिनेट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस। तो इस तरीके से भी आप चीज़ें हैंडल कर सकते हो हम। ठीक है, बट वो डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ये टोटली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से चाहिए, कैसे चाहिए। मैंने दोनों ही तरीके बताए, दोनों तरीक़ों से ही आप अपना काम चला सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइसिंग आपको थोड़ा कम मिलेगा अगर रिजर्व कर रहे हो तो इंस्टेंसेस। अब ये कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंसेस का जहाँ तक मेरे को समझ आ रहा है या याद आ रहा है जब मैंने पढ़ा था उस टाइम पे, कि कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंसेस का प्राइस जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट देन यहाँ पर अगर आपने T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस लिया और आपको चाहिए कि वो उसको आप कन्वर्ट करके किसी दूसरे में ले लो, तो आप दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो, बट देन आपको 1 साल के लिए तो लेना ही, 1 साल का जो आपका पीरियड है वो पीरियड फिक्स रहेगा, लेकिन हाँ आपका इंस्टेंस का टाइप आप चेंज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए इसको कन्वर्टेबल रिजर्व इंस्टेंस बोला जाता है, एंड देन इसका प्राइसिंग डेफिनेटली स्टैंडर्ड रिजर्व इंस्टेंस से थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज फार एज आई फील सो। ठीक है, अगर आप रिजर्व करते हो तो फिर रिजर्वेशन टर्म आपको सेलेक्ट करना रहता है 1 ईयर या फिर 3 ईयर। यहाँ पे स्टैंडर्ड में भी आपको रिजर्वेशन टर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ही, ऑलमोस्ट ये चारों ऑप्शंस में रिजर्वेशन टर्म 1 साल के लिए रिजर्व करना चाह रहे हो, 3 साल के लिए करना चाह रहे हो, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये 1 ईयर या 3 ईयर के बेसिस पे भी आपको कॉस्टिंग में डिफरेंस मिलता है।
फिर उसके बाद पेमेंट का भी टर्म्स है कि पेमेंट आप कैसा रहना चाह रहे हो। अगर आपने रिजर्व कर रहे हो तो ही आपको पेमेंट ऑफर देना होगा। तो यहाँ पर आप नो अपफ्रंट सेलेक्ट कर सकते हो, पार्शियल अपफ्रंट सेलेक्ट कर सकते हो, फुल अपफ्रंट सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि जो पेमेंट है उसमें कोई भी पेमेंट आप अपफ्रंट नहीं देना चाह रहे हो, पहले से नहीं देना चाह रहे हो। पार्शियल पे अपफ्रंट मतलब थोड़ा पेमेंट आप अभी देना चाह रहे हो, थोड़ा पेमेंट आपका जब भी 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तब दोगे। फुल अपफ्रंट मतलब सारा पेमेंट आप अभी कर रहे हो। आई थिंक इसके बेसिस पे भी आपका प्राइसिंग जो है वो चेंज होता है। तो दीज आर द पैरामीटर्स अपॉन विच आपके रिजर्व इंस्टेंसेस का प्राइसेस चेंज हो सकता है। ठीक है, फिलहाल एल बी कीपिंग एज ऑन डिमांड इंस्टेंस ओनली। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर और चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि 1 इंस्टेंस सेलेक्ट किया है। 1 इंस्टेंस का, एक इंस्टेंस का मेरा जो इसका पर आवर का कॉस्टिंग है वो है 0.0124। ठीक है, ये मेरा ऑन डिमांड आर्ली कॉस्ट है। ठीक है, 730 आवर्स इन अ मंथ यही कंसिडर होगा, 730 आवर्स ही आपका कंसिडर होगा अगर आपको मंथली कॉस्ट निकालना है। तो बेसिकली आपका जो कॉस्टिंग जा रहा है वो 9.05 USD मंथ ऑन डिमांड कॉस्ट। मतलब आपका जो, अगर आप इंस्टीट्यूट टीटो डॉट माइक्रो इंस्टेंस लेते हो तो आपका 9.05 USD आपका जाएगा। ठीक है, तो 9.05 प्लस उसमें आपका GST भी रहता है। तो फिलहाल एल बी कंसिडरिंग 9.05 ओनली। और 75 के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो दिस विल गो फॉर अराउंड 650 678। इसमें आप ऐसे समझ लो कि थोड़ा GST लगा लो। तो GST अगर आपका 18% है 800 रुपये तक जाएगा आपका। ठीक है, 800 या 900 रुपये तक जाएगा। लेकिन डेफिनेटली ये 1 साल का आपका बिल रहेगा 800 या 900 रुपये। ठीक है, लेकिन सिर्फ EC2 इंस्टेंस का बिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई और सर्विस भी यूज़ करो, एग्जाम्पल AWS का, एग्जाम्पल राउट 53 या मे भी कुछ और, तो उसका जो बिलिंग रहेगा वो बिलिंग भी इसमें ऐड होगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ आप अगर चाहो तो प्राइसिंग कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस का। अगर मैं यहाँ पे T2 के बदले यहाँ पे 1 के बदले 2 ले लूँ, ठीक है, 1 के बदले 2 ले लूँ तो फिर मेरा जो प्राइसिंग है वो इतना हो जाएगा। अगर मैं ये T2 डॉट माइक्रो के बदले T2 डॉट नैनो ले लेता हूँ, ठीक है, ये इसको मैं 1 कर देता हूँ। अब जो मेरा प्राइसिंग है वो $4.53 है। ठीक है, बट देन अगेन T2 डॉट नैनो जो है वो थोड़ा लोअर लेवल का रहेगा। ठीक है, ये प्राइसिंग देख लो आप, प्राइसिंग भी चेंज होता है। ठीक है, ये 1 ईयर 3 ईयर के अकॉर्डिंगली भी प्राइस चेंज होता है। आप फ्रंट दे रहे हो या कैसे दे रहे हो उसके बेसिस पे भी चेंज होता रहेगा आपका प्राइसिंग। तो इस तरीके से ओके, पार्शियल अपफ्रंट में स्टार्टिंग में आप अपफ्रंट अमाउंट देते हो एंड देन बाकी जो अमाउंट रहता है वो एंड में नहीं, आपको मंथली देना पड़ेगा। बट देन आपका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस भी हो जाता है। सो दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। ठीक है, तो ये वो एक चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। इसके बाद नीचे जो है आप EBS का भी निकाल सकते हो प्राइसिंग। बट EBS का जो प्राइसिंग है 10, जब हम लोग EBS देखेंगे तब मोस्ट प्रोबेबली अगर याद रहा तो हम लोग देख लेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करना है कितना स्टोरेज ले रहे हो। फिलहाल हमने, अगर आपको याद रहेगा तो 8 GB का स्टोरेज लिया था हमने। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेशंस आ जाएगा और यहाँ पर फिर आपको क्या आ जाएगा, EC2 प्लस EBS इन दोनों का प्राइसिंग आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे केस में क्या था कि हमारे केस में जो है, अगर तो अभी तो फ्री टायर चल रहा है, बट इनकेस अगर हमारा फ्री टायर नहीं चल रहा होता तो हमारे केस में देखो क्या क्या चीज़ें रहती। हमारे केस में हमने T2 डॉट माइक्रो इंस्टेंस लिया है, एक इंस्टेंस लिया है, ऑन डिमांड इंस्टेंस है, उसका प्राइस इतना होता है। हमने एक EC2 EBS ब्लॉक इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज भी लिया था। रूट वॉल्यूम हमारा हमने कितना GB का लिया था, 8 GB का लिया था। ठीक है, जनरल पर्पस SSD लिया था। ठीक है, उसका प्राइस हमारा कितना होता है, 0.91 USD रहता है पर मंथ। तो अब ये 0.91 USD प्लस 9.05 USD मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो चले जाता है 9.96 USD। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया गया है यहाँ पर, 9.96 USD प्लस उसमें जो भी हमारा ये रहेगा GST रहेगा वो ऐड होएगा। और उतना ऐड होने के बाद हमारा जो है EC2 इंस्टेंस का, मतलब एक हमारा सर्वर का खर्चा उतना होगा। ठीक है, ये भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। 747 एंड देन इसका GST 881। ठीक है, तो 881 रुपीज़ आपको, 882 पकड़ लो, 882 रुपीज़ का आपको सर्वर पड़ेगा पर मंथ। ठीक है, AWS पे ये आपका ऐसा समझ लो कि ये बेसिक सर्वर है। ठीक है, इससे ऊपर का फिर सर्वर आप ले सकते हो। तो ये आपका बिगरॉक या फिर गोडैडी इसके प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा ही है प्राइसिंग। बट हाँ, दैट्स हाउ, क्योंकि AWS है, इसका T2 डॉट माइक्रो जो इंस्टेंस है ये भी इंस्टेंस आपका जो बिगरॉक पे जो आपको इंस्टेंस मिलता है या बिगरॉक पे जो आपका सर्वर रहता है उसके कंपैरेटिवली, उसके कंपैरिजन में इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, जबकि ये सबसे लोअर लेवल इंस्टेंस है AWS के अंदर में, सबसे नहीं, सेकंड लेवल लेवल है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट ऑल वर्क्स। इस तरीके से आप प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो। और हाँ, आपको EBS तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली EC2 ले सकते हो और EBS नहीं लोगे। आपको EBS लेना ही पड़ेगा बिकॉज EBS के अंदर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स रहते हैं।
तो और जब आप इंस्टेंस को लॉन्च करते हो तो आपको ईबीएस सेलेक्ट करना ही रहता है। रूट वॉल्यूम ईबीएस, आप भले ही आप उसको 8 GB का रखो या 4 GB का रखो, बट आप एक लोअर लेवल रहता है शायद से, तो उतना तो आपको लेना ही रहता है ईबीएस। तो उसके हिसाब से आप ऐसे समझ के लो कि 842 या 882 जो भी हमारा आया था अभी प्राइसिंग, उतना कॉस्टिंग रहेगा ही। ठीक है। सो दैट्स इट। अब बाकी का जो चीज़ है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।